हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है मैं इस यूट्यूब चैनल पे कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणियाँ चैप्टर है। और अध्ययन की किताब हमारे पास है। और प्रश्नावली 5.2 में जो हमें मिलने वाला है उसको हम समझते हैं। भाई यहाँ पे मुख्य रूप से आपको क्या है, n पद का सूत्र यहाँ पे प्रयोग करना है। n पद का मतलब समांतर श्रेणी में n पद, 10वां पद, 5वां पद वो निकालना है, वही हमको यहाँ पे प्रयोग करना है। ठीक है, तो कैसे रहेगा सूत्र वो देखते हैं। देखिए एनवा पद यानी कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ये शुरुआत कहाँ से होती है ये समझते हैं। देखिए जो पहला पद होता है n1 को उसे ए कहते हैं। दूसरे पद को उसमें ए प्लस डी करते हैं, यानी कि डी जोड़ देते हैं, जो सर्वांतर होता है जोड़ देते हैं। तीसरे पद की अगर बात करें, A3 की बात करें, तो उसमें a प्लस डी तो था ही, एक और डी जोड़ दिया गया, यानी कि a प्लस 2d हो गया। और A4 की बात करेंगे, चौथे पद की बात करेंगे, तो a प्लस 2d था ही, उसमें एक और डी जोड़ दिया, जिससे a प्लस 3d हो गया। अगर आप गौर करें, ध्यान करें कि चौथा पद है तो उसमें से एक एक कम यहाँ पे गिनती लिखी जा रही है, जो कि डी में गुणा हो रहा है। तो उसी चीज़ का प्रयोग करके अगर यहाँ पे n दिया गया है तो n में से एक कम करके डी में गुणा करके a में जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा ये nवां पद। ठीक है, ये रहा आपका फार्मूला हो जाने के बाद आइए चलिए देखते हैं पहले प्रश्न के साथ में क्या है। इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर। पहला प्रश्न देखते हैं कि समांतर श्रेणी आपको दिया गया है। समांतर श्रेणी यानी कि AP जो हमें दिया गया है वो क्या है, -5 है, फिर -5/2 है, और 0 है, फिर 5/2 है, और डॉट 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 करके क्या है 11वां पद हमको भी प्राप्त करना है। कह रहे हैं 11वां पद प्राप्त कीजिए। हम A बराबर लिखते हैं जो कि -5 हो जाता है। D बराबर लिखते हैं जो कि A2 माइनस A1 से प्राप्त होता है, यानी दूसरे में से पहले घटाने पर, यानी -5/2 में हम घटा देंगे -5 को। ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस चलने वाली। ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है, -5/2 होने वाला है। ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है, 5/1 करेंगे। एलसीएम लेंगे जो कि हमको प्राप्त हो जाएगा 2, 2 एक नम 2, 1 से गुणा करेंगे ये -5 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया कितना मिल जाएगा 5/2, अर्थात 5/2 बार बार से जोड़ा जा रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे हल करके दिखा दी। अब 11वां पद हमको चूँकि निकालना है, क्या, n बराबर 11, यानी 11वां पद हमको निकालना है। हम कह देंगे A11। ठीक है, पहले तो फार्मूला लिखते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी होता है, तो A11 बराबर क्या हो जाएगा a यानी कि -5। ठीक है, उसमें जोड़ा जाएगा n-1 यानी 11-1, और d यानी कि क्या है अपना ये 5/2 है, उसमें गुणा करना होगा। तो ये -5 ही रहेगा, प्लस ऐसे रहेगा। यहाँ पे 11 में से 11 10 हो जाएगा, गुणते ये 5/2 है, 2 से काट देंगे, ये 5 मिल जाएगा। 5 में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। 5 25 25, 25 में से 5 घट जाएगा, कितना मिल जाएगा 20। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 11वां पद क्या होगा इस समांतर श्रेणी का 20 हो जाएगा। और आप चाहे तो इसका उत्तर भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 20 दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। बहुत ज़्यादा आसान सा प्रश्न रहने वाला है। चलिए दूसरे प्रश्न को आइए एक नज़र देखते हैं कि क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। यदि d बराबर -4 दिया गया है, d बराबर आपको क्या दिया गया है -4 दिया गया है, n बराबर 7 दिया गया है, a n यानी कि nवां पद। ठीक है, an बराबर 4 दिया गया है, तो a का मान ज्ञात करना है। a बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 डी। समझ में आ रही बात, बहुत बढ़िया। an कितना दिया गया है दिखाई दे रहा है 4, आप यहाँ पे 4 रख दीजिए, बराबर a कितना दिया है वो तो निकालना है, a रख दीजिए। n बराबर कितना दिया है 7, वो रख दीजिए -1। d कितना दिया है -4, वो रख दीजिए -4। यहाँ पे घटेगा नहीं, ये गुणा होगा। ठीक है, आपको गुणा करके रखना होगा। तो यहाँ पे a प्लस 7 में से गया 6, गुणते -4 हो रहा है, और यहाँ पे 4 है। a प्लस 6 चौके 24, ये -24 हो रहा है, और यहाँ पे ये 4 है, ये -24 था जाके प्लस हो जाएगा, और a प्लस हो जाएगा 24 प्लस 4, या फिर 4 प्लस 24 एक ही बात है, जुड़ ही रहा है। a बराबर होगा 24 4 28, 28 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी प्रथम पद क्या हो जाएगा 28। आप उसका उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं 28 है। ठीक है जी, ऐसे ही आपको करना है। सभी प्रश्न ऐसे ही बड़े प्यार से चलने वाले हैं, कुछ भी
वो कुछ रोकने नहीं आएंगे, आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया गया है, प्रथम पद a बराबर 5 दिया गया है, सर्वांतर d बराबर आपको क्या दिया गया है 3, अंतिम पद, अंतिम पद अगर अंतिम पद है तो हम an मान सकते हैं, ठीक है, nवां पद या फिर अंतिम पद हम मान सकते हैं। हालांकि अंतिम पद का एक स्पेशल सूत्र होता है, यहाँ पे समांतर श्रेणी का nवां पद, अंत से nवां पद, ये सब करके जाता है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रश्न जो सूत्र हमने आपको बता के रखा है, आप केवल उसका प्रयोग करके भी काम कर सकते हैं। बाकी आपको बातें आगे बढ़ा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं। अब आपसे कहा गया है कि अंतिम पद, अंतिम पद हम इसको nवां पद मान सकते हैं, 80 कह सकते हैं। पदों की संख्या हमसे पूछ रहा है, यानी n की वैल्यू पूछ रहा है हमसे कितने पद हैं। फार्मूला आपका वही बहुत प्यारा सा, an बराबर होता है a + n - 1d। an बराबर आपको 80 दिखाई दे रहा है, बराबर a की वैल्यू आपको 5 दिखाई दे रही है, प्लस n की वैल्यू हमको निकालनी है, -1 रखा, d की वैल्यू अपना 3 हो गई, ये 3 हमने रख दिया, ठीक है जी। 5 उधर भेज दिया, 80 में से 5 घट रहा है, n - 1d × 3 हो ही रहा है, बहुत अच्छी बात है। 80 में 5 गया 75 मिल रहा है, बराबर n - 1 गुणित 3 हो रहा है, 3 को इधर भेज देंगे, भाग हो जाएगा, n - 1 बराबर हो जाएगा 75/3, 3 से भाग देंगे तो 25 या 75 होता है, यानी n - 1 बराबर क्या मिल रहा है 25 मिल रहा है। और n बराबर आप निकलना चाहेंगे तो -1 को उधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा, तो 25 + 1 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 26, यानी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 26। आप यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं कि 26 दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्न को हो जाने के बाद हम अगले प्रश्न की बारी है उसे देखेंगे। कह रहे हैं चौथे नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं जांच कीजिए कि 0 समांतर श्रेणी का एक पद है कि नहीं है। तो हमारे जो AP दी गई है वो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास 31 है, 28 है, 25 है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये लगातार घटते क्रम में जा रहा है, तो ज़रूर ये 0 के पास से होकर गुजरेगा, हो सकता है ये 0 पे ठहरे भी। अगर 0 पे रुकेगा तो भाई यहाँ पे उसका समांतर श्रेणी का ये पद होगा, नहीं होगा तो नहीं ठहरेगा तो नहीं होगा। लेकिन इसको करना कैसे है आइए समझते हैं। हमने AP लिख लिया, पहला पद आपको दिखाई दे रहा है 31, बड़े प्यार से आप लिख लेंगे, D बराबर निकालेंगे A2 - A1 से, ठीक है जी। 28 में 31 घटाएंगे तो 28 - 31 कर देंगे, 31 में 28 घटाने पर कितना मिल जाता है अपना 3 ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे -3 होने वाला है, ठीक है जी। ये हो गया। अब 0 हमको 0 को पता करना है कि ये पद है कि नहीं। हम मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि nवां पद यानी an बराबर 0 हो गया। अब फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, आपको यही मानना है, समझ में आ रही बात, यही मान लेना है कि nवां पद अपना 0 है। अब फार्मूला लगाना है an बराबर a + n - 1d। अब an की वैल्यू अपना 0 रख देना है, 0 हो गया। a की वैल्यू अपने कितनी रखी थी 31 रखी थी, प्लस n की वैल्यू हमको निकालनी है, नहीं पता है, d की वैल्यू हमको पता है -3। ध्यान देना है कि हमको n की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। अब n की वैल्यू निकालते हैं तो n की वैल्यू जो आएगी उसी पर निर्धारित करेगा कि हमारा ये 0 इस समांतर श्रेणी का हिस्सा है अथवा नहीं है। सबसे पहले 31 को हमने उधर भेजा तो -31 हो गया, बराबर n + n - 1 है गुणित -3 है, और ये -3 से उधर ले जाकर भाग कर दिया तो n - 1 बराबर हो जाएगा -31/-3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 31/3 बचेगा। n - 1 बराबर इतना हो रहा है, n बराबर करना चाहेंगे तो 31/3 + 1 हो जाएगा, और n की वैल्यू जब निकालेंगे 3 × 9 3 हो जाएगा, 31 3 यहाँ पे 34/3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है जो कि पूर्णांक नहीं है, क्या है पूर्णांक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे चूँकि n की वैल्यू पूर्णांक नहीं है, n की वैल्यू पूर्णांक होनी चाहिए, पूरा अंक मिलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस नंबर पे 0 आ रहा है। चूँकि ये पूर्णांक प्राप्त नहीं हो रहा है इसलिए आप कहेंगे कि ठीक है, चूँकि n की वैल्यू पूर्णांक नहीं प्राप्त हो रही है, यही लिखेंगे, चूँकि n का मान पूर्णांक नहीं है इसलिए 0 AP का यानी समांतर श्रेणी का पद नहीं है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। देखिए अगर 10वें नंबर पे, 5वें नंबर पे या फिर 20वें नंबर पे अगर 0 आता तो बहुत ही आराम से n की वैल्यू कुछ पूरी गिनती मिल जाती, ठीक है, बाकायदा नंबर मिल जाता। चूँकि यहाँ पे ये कट नहीं रहा है गिनती तो ये समांतर श्रेणी का पद ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे नहीं कट रहा है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चौथे में कहा गया कि नहीं है, अर्थात ये समांतर श्रेणी के पद नहीं है। पांचवें सवाल, बहुत प्यारी सवाल है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सवाल है। कहा जा रहा है समांतर श्रेणी 25, 50, 75, 100 का पीवा पद x बराबर 1000 है, p का मान ज्ञात कीजिए। यानी पीवा पद क्या है, 1000 है। हम कह सकते हैं n पद है या फिर पीवा पद, जो भी कहें कई बात हो गई है। तो हमारी जो समांतर श्रेणी है वो हम पर लिख लेते हैं। 25, 50, 75, 100 हमने लिख लिया, डॉट 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 लगा दिया। a बराबर लिखना था हमको, पहला पद लिखना था, हमने 25 लिख लिया। और d बराबर लिखना था जो कि 50 माइनस 25 करके 25 मिल गया, वो लिख लिया। माना पीवा पद दिया है ना, पीवा पद तो हो गया AP, ठीक है। AP AN निकालते हैं तो अभी हमें AP निकाल रहे हैं। AP बराबर कितना दिया गया है, 1000 दिया गया है, ठीक है। 1000 पीवा पद 1000 है तो 1000 हमने लिख लिया। अब हम AP लिख रहे हैं तो AP ही लिख लेते हैं। AP बराबर होता है A प्लस P माइनस 1D, ठीक है। सिंपल सी बात है। N है तो N रखेंगे, P है तो P रखेंगे। AP बराबर अपना 1000 हो गया, 1000 हमने रख दिया। A की वैल्यू हमने 25 रखनी थी, रख दी है, प्लस लगा दिया। P की वैल्यू हमको निकालनी है, -1 कर दिया। D की वैल्यू अपने 25 मिल गई तो हमने 25 और रख दिया। अब यहाँ पे 25 से अंदर गुणा करना हमको लग रहा है कि वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये 25 रखा प्लस 25 से इसमें गुणा किया, 25 P मिल गया और -25 से कम 25 हो गया। यहाँ पे 1000 पड़ा रहने दिया। 25 से 25 एक कट रहा है, प्लस माइनस में है, कट रहा है। इस वजह से हमने सोचा कि वो ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, यहीं में बड़े पार से हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 P हमने रख दिया, बटे 1000 है ही, 25 से इधर जाके भाग करेगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। P की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, 40 मिल रही है, यानी कि 40वां पद ये होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 आपको उत्तर में मिल रहा है। 7वें प्रश्न को देखेंगे, आइए। 6ठे प्रश्न को। 6ठा प्रश्न क्या कहा गया है कि यदि एक समांतर श्रेणी का 11वां पद 80 है। देखिए A11 बराबर दिया गया है 80 11वां पद, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1D होता है। तो हम AN की जगह लिख सकते हैं A प्लस 11 माइनस 1D बराबर 80 लिख सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 11वां पद है तो इतना हम लिख ही सकते हैं। A प्लस यहाँ पे 10D हो जाएगा बराबर 80 मिल रहा है, इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं। 16वां पद 110 है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि A16 16वां पद कितना है, 110 है। तो हम कह सकते हैं A प्लस 16 माइनस 1D बराबर 110 है। तो A प्लस 16 में से एक गया 15D बराबर 110 हो रहा है। ये दूसरा इक्वेशन हमारा बन करके तैयार हो चुका है। अब ऐसे में 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमें A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए। पहले A और D की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर हम दूसरे में से पहला घटा देंगे तो बहुत ही आराम से A कट जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, ठीक है जी। तो A प्लस 1 मिनट, ठीक है जी। A प्लस 15D बराबर 110 हो रहा है, और ऊपर वाला जो था A प्लस 10D बराबर था 80, ये हमने घटाना है। अब माइनस माइनस ये कट गया, 15 में से 10 गया 5D, और 80 110 में से 80 घट गया तो हमको मिल जाएगा 30। 5 से काट देंगे, 5 6 30, D की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। और D की वैल्यू जब 6 आ गई है तो हम उठा के किसी भी समीकरण पहले वाले समीकरण में रख देते हैं। तो वहाँ पहला समीकरण था A प्लस 10D, D की जगह हमने 6 रख दिया, बराबर 80 हो रहा था, 80 रख दिया है। A प्लस यहाँ पे 60 बराबर 80 हो जाएगा। तो हमको A बराबर बहुत ही आराम से मिल जा रहा है, कितना, A बराबर 80 में से 20 गया, 60 गया तो 20 मिल गया, ये हमको मिल गया। अब हमको इस प्रश्न में निकालना था 31वां पद, ठीक है, 31वां पद। तो A31 हमारे पर A प्लस 31 माइनस 1D करके चला जाएगा, ठीक है। A की वैल्यू हमने 20 निकाली, वो रख दिया, प्लस 31 माइनस 1 रखना है, ठीक है। गुणते D की वैल्यू भी हमने निकाली 6, वो रखना है। 31 में से 1 गया, 6 बचेगा, 30 बचेगा। 20 प्लस 30 गुणते 6, 6 3 18, यहाँ पे 20 है,
प्लस 6×18 यानी कि 180। 180 में भी इस जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 200। दिस इज द योर आंसर। 31वां पद क्या है, 200 है। और आप बहुत ही आराम से यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, 31वां पद 200 है, बहुत ही आराम से आ जाएगा। अगले सवाल देखेंगे। 7वीं सवाल बहुत अच्छी सवाल है, बहुत प्यारी सवाल है। कह रहे हैं समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 31वें पद से 130 ज़्यादा है। बहुत ही आसान है सवाल। AP देखो लिखाई दे रहा है, वो लिख लेंगे 3, 8, 13, 18। इसको लिखने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। पहला पद A बराबर 3 लिखने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। सर्वांतर D बराबर 8 - 3 बराबर 5 लिखने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, माना nवां पद 31वें पद से 130 ज़्यादा है। माना देखो भैया क्या करना है, माना तो nवां पद यानी कि AN क्या है, 31वें पद यानी A31 से ज़्यादा है कितना, 130। बात समझे। माना nवां पद 31वें पद से 130 ज़्यादा है, तो कौन ज़्यादा है, nवां पद ज़्यादा है। तो nवां पद और यहाँ पे 31वां पद, 31वें पद में 130 जोड़ देंगे तब जाके ये इक्वेशन कंप्लीट हो रही है। nवां पद AN बराबर होता है A + n - 1D, ये होता है। A की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस n - 1, D की वैल्यू कितनी है, 5 रख दिया, बराबर 31वां पद A की वैल्यू A + n - 1D होता है। तो A की जगह अपना रखेंगे ये 3 प्लस 31 - 1 D की वैल्यू तो अपने 5 रखनी थी, D की वैल्यू 5 प्लस 130। समझ में आई बात। फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये देखिए बात समझेंगे, nवां पद 31वें पद से 130 ज़्यादा है, तो एक पूरा समीकरण बन गया है। nवें पद का पूरा फार्मूला यहाँ पे रख दिया, 31वें पद का पूरा फार्मूला यहाँ पे रख दिया है। बस हमको यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बहुत प्यार से हम निकाल भी लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 है, प्लस 5 से गुणा कराएंगे 5 n मिल जाएगा, 5 से गुणा कराएंगे 5 एकम 5 मिलेगा, हालांकि माइनस में मिलेगा, बराबर के उस पार चलेंगे। 31 में 1 गया 30 हो जाएगा। यहाँ पे 3 + 30 गुणते 5 प्लस 130 दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे 5 इन ऐसे रहने देते हैं। 3 में से 5 घटाने पर क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। और 5 3 15, यहाँ पे 150 मिल रहा है। ये 3 प्लस यहाँ पे मिल रहा है 150 प्लस 130, और इस 2 को उधर भेजना है अभी। 5n बराबर, इनको जोड़ते हैं क्या प्राप्त होगा, 15 और 13। तो पहले बात तो यहाँ पे 0 0 0 और 3 जोड़ने पर 3, 5 3 8, 1 1 2, 283। ये 2 उधर जाके जुड़ गया, यानी होगा 285। और इधर 5 n हो रहा है, 5 से काटना पड़ेगा, ठीक है जी, 5 से काटना पड़ेगा। तो 5 × 5 = 25, बचेगा 3, 5 × 7 = 35। n बराबर क्या हो जाएगा, 57 57वां पद। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 57वां पद मिला हुआ है। बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से ये सारे सवालें हल हो जाती है। अगर ये सवाल नहीं आ रही है तो 8वें सवाल देख लीजिए, लगभग वैसे ही तो है। नहीं सॉरी, ये थोड़ी सी अलग है, गलती हो गई। कह रहे हैं समांतर श्रेणी 17 14 11 और यहाँ पे 40, आखिर में 40। अंत से छठवां पद ज्ञात कीजिए। अंत से छठवां पद ज्ञात कीजिए। अंत से छठवां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो ये याद कर लीजिए। अंत से nवां पद बराबर L - n - 1D। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझते हैं। देखेंगे जो होता है an बराबर होता है A + n - 1D होता है। वही अंत से अगर nवां पद निकालना है तो वहाँ पे अंतिम वाला पद लेना होता है L, उसमें से घटाना होता है n - 1D। ये वाला चीज़ सेम रखता है, ये वाला चीज़ सेम रहता है। ये शुरुआती पद, ये अंतिम पद, यही माइनस से प्लस से माइनस बदल जाता है। बहुत सिंपल सा बात होती है। थ्योरी आप ऐसे याद कर लीजिए फार्मूला, बाकी इसका एक व्युत्पत्ति है, एक उत्पन्न किया जाने वाली चीज़ भी है। आइए समझ ही लेते हैं। देखिए पहला पद ये होता है, दूसरा पद A + D होता है, तीसरा पद A + 2D होता है, ठीक है। ऐसे ही अंतिम पद L होता है, उससे पहले वाले में उसमें से D घटा होता है, यानी कि L - D होता है, उससे पहले वाला L - 2D होता है, और उससे पहले वाला L - 3D होता है। बात समझ में आ रही बात। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। चौथे में क्या हो गया, 4 - 1 बराबर 3 दिखाई दे रहे हैं ना। तो सेम सिचुएशन वैसे चलती है। तो आपको अंत से कर लेना है तो L - n - 1D होता है
चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। आपके समांतर श्रेणी AP क्या दी गई है, 17 दी गई है, 14 दी गई है, 11 दी गई है और डॉट 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 लगा करके -40 दिया गया है। ये अंतिम पद हो गया। अंत से छठा पद ज्ञात करना है तो आपको L बराबर निकालना होगा अंतिम पद जो कि है -40 और सर्वांतर निकालना पड़ेगा। सर्वांतर 14 में से 17 घटाने के बाद बहुत आराम से मिल जाएगा, हर जगह वैसे ही काम करेगा। 14 माइनस 17, 17 में से 14 घटाने पर 7 में से 4 गेन 3, कुल मिला के हमको -3 प्राप्त हो रहा है। अब हमको क्या निकालना है, अंश से छठा पद। तो हम जानते हैं कि ln कह सकते हैं कि यहाँ पे अंश से nवां पद, तो हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है। अब हमको अंश से छठा पद निकालना है तो ln लिख लेते हैं। अंतिम पद ये -40 है वो रख लेते हैं, माइनस n की वैल्यू जो है 6 रखेंगे, -1 हो जाएगा। d की वैल्यू अपनी -3 है। यहाँ पे ये -40 ही रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, इसमें से घटाने पर 5 मिल जाएगा, गुणते -3 हो रहा है, 5 है 15। हालांकि ये माइनस माइनस भी प्लस होने वाला है, ये -40 ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 है 15 हो जाएगा। 40 और 15 ये जोड़े जाएंगे, हालांकि घटाए जाएंगे, एक माइनस में एक प्लस में तो घटाना। तो 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, -25 प्राप्त हो रहा है। अंत से छठा पद ये आपका आंसर हो जाएगा और यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, -25 दिखाई दे रहा है। ओके, उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। सारे प्रश्न बहुत ही लाजवाब, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सरल से है। 90 प्रश्न की बारी आ चुकी है। 90 प्रश्न को आइए थोड़ा ध्यान से प्यार से देख लेते हैं। कहने की समांतर श्रेणी में a बराबर 10 है, यानी कि पहला पद आपको 10 दिया गया है, d बराबर 5 दिया गया है और n बराबर दिया गया है 100। तो an का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 100वां पद आपको ज्ञात करना है। अब an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d, तो a 100 बराबर होगा, a की वैल्यू कितनी रखिए 10 प्लस 100 माइनस 1 d की वैल्यू अपनी 5 रखेंगे। बहुत प्यारी सी बात है। ये 10 रहेगा, 5 से अंदर गुणा करा लेते हैं, चाहे तो ऐसा कर लें तो सिंपल सा हो जाएगा थोड़ा सा। बाकी घटा के अब 99 जो बचेगा उसमें 5 से गुणा कराएंगे, थोड़ा सा बड़ा बात हो जाएगा। तो 5 से गुणा कराते हैं, ये 500 हो जाएगा, माइनस 5 करना 5 हो जाएगा। 10 में से 5 घटाने पे कितना मिल जाएगा 5, ये 500 है तो प्लस 5, 10 में से 5 घटाने पर प्लस 5 और ये जोड़ने पर 505 हो गया, 505। ये 100वां पद क्या हो गया, 505 हो गया। तथा समांतर श्रेणी का अंत से 50वां पद भी ज्ञात कीजिए। अंत से 50वां पद, 100वां पद ज्ञात हो जाने के बाद अंत से 50वां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसे बात नहीं है कि अंत से, मतलब ठीक है, समझ में आ रही बात। तो 100वां पद ज्ञात हो गया, अंत से 50वां पद ज्ञात करना है। 100वां पद ज्ञात हो गया है, अंत से 50वां पद। तो अंत वाला पद ये जो a100 है, यही अपना l बराबर हो गया, a100 ही अपना l बराबर हो गया है। तो यहाँ पे 50वां पद अगर हमको निकालना है तो l n बराबर होता है l माइनस n माइनस 1 d होता है। तो l 50 बराबर हो जाएगा l यानी कि 505 माइनस n यानी कि 50 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 5। बहुत प्यारी सी बात, 5 डी की वैल्यू 5, दोनों जगह वही सेम काम करेगी, ऐसा नहीं है कि अलग अलग बदल जाएगी। 5 से पहले गुणा करा लेते हैं, उसके बाद बातों को अच्छे से समझ लेते हैं। ये 505 रहेगा, इसमें जब गुणा कराएंगे तो 50, 5 5 25 यानी 250 मिल जाएगा। ये माइनस से गुणा कराने पर माइनस, 5 का नाम 5, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि 5 इसके साथ जुड़ रहा है, तो ये 510 हो रहा है, उसमें से 250 हमको घटाना है। तो 0 में से 0 गया 0 हो गया, 11 में से 5 गया 6 हो गया, 4 में से 2 गया 2 हो गया, 260 हमको प्राप्त हो जा रहा है। अंत से 50वां पद 260। आंसर का मिलान करेंगे, 505 और 260 मिल रहा है, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत प्यारे सा सवाल थी ही और हल तो होना ही, मतलब आसान सी बात थी। चलिए ये हो गया, तो अब 10वें प्रश्न पे चलेंगे जो कि यहाँ पे मिल जाएगा। और ये भी आमतौर पे आसान ही प्रश्न है, देखने में बहुत भयंकर लग सकता है, हालांकि हम भी शुरू में से डरते थे, लेकिन फिर बाद में आदत सी हो गई कि बस। बहुत प्यारी सी बात है कि एक फुलवारी की पहली पंक्ति में 43, पहली पंक्ति में 43, दूसरी पंक्ति में 41, तीसरे में 39 गुलाब के पौधे हैं। यदि फुलवारी की आखिरी पंक्ति में 11 पौधे हों
तो फुलवारी में पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपकी AP दिखाई दे रही है, ठीक है। A बराबर आपको दिखाई दे रहा है 43 और D बराबर हम देख सकते हैं 41 माइनस 43 बराबर आपको दिखाई दे रहा है -2। और आप कह सकते हैं L बराबर या फिर AN बराबर कह सकते हैं, यानी अंतिम पद कह सकते हैं कि कितना मिल रहा है, 11 मिल रहा है। अब आप जानते हैं कि AN बराबर होता है A + n - 1D। आपको n की वैल्यू निकालनी है, कितनी लाइनें यहाँ पे हैं। अंतिम पद क्या है अपना 11 है, वो रख दिया। पहला पद क्या है 43 है, वो हमने वो रख दिया, प्लस लगा दिया, n - 1 रख दिया, D की वैल्यू अपनी -2 छाप दी। 43 को उधर भेज देते हैं, 11 - 43 हो जा रहा है, यहाँ पे n - 1 हो रहा है, ये -2 रहेगा, ऐसे रहने देते हैं। 43 में 11 घटाते हैं, 3 में से गया 1 नहीं तो सॉरी 2 और 4 में से गया 3, 32 मिल जाएगा, हालांकि ये माइनस में मिल जाएगा। और n - 1 यहाँ पे -2 हो रहा है, -2 आके यहाँ पे डिवाइड करेगा, n - 1 बराबर हो जाएगा -32 बटे ये -2 हो जाएगा, 2 से 2 करने 16 दूनी 32, 16 मिल जाएगा। n ये जो प्लस -1 इधर भेजेंगे तो n बराबर हो जाएगा 16 + 1, यानी कि n बराबर हम कह सकते हैं 17 पद टोटल हमारे पास हैं। 17 पद हैं, मतलब 17 क्यारियाँ हैं, कुल पंक्तियों की संख्या है, ये 17 आपका आंसर दिखाई दे रहा है। उम्मीद है समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो अगले प्रश्न की बारी है, वो भी देख लेते हैं। बहुत प्यारी से सवाल है, बहुत हल्की सी, बहुत सादा हल्की। कह रहे हैं कि व्यक्ति ऋण भुगतान 100 रुपये की प्रथम किस्त से शुरू करता है और प्रत्येक माह 5 रुपये प्रति माह बढ़ाता जाता है। 30वीं किस्त की राशि क्या है? देखिए, पहला हमने 100 रुपये दिया, दूसरा हम कह सकते हैं प्रथम पद ये है 100 रुपये, हर साल हर महीने कितना बढ़ा रहा है 5 रुपये, तो हम कह रहे हैं कि सर्वांतर कितना है 5 रुपये है। 30वीं किस्त पूछ रहा है, कितने पदों की संख्या है 30 है, तो 30वीं किस्त क्या होगी, यानी कि हमको AN की वैल्यू ही तो पूछ रही है, ठीक है। बहुत सिंपल सा बात है, AN बराबर होता है A + n - 1D, ठीक है। अब पहली किस्त कितनी दी 100 रुपये की दी, प्लस कितनी कुल किस्त दी है 30वीं किस्त देने जा रहा है, n - 1 हो गया। हर महीने कितना बढ़ा रहे हैं, वही तो D है, वही तो अपना 5 है, ये हो गया, ठीक है, हो गया। अब चाहे तो 5 से गुणा करा लेते हैं या फिर घटा के गुणा करते हैं, लेकिन हम गुणा करा के तब घटाते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। ये 100 रहने देते हैं, 5 × 15 150 हो जाता है, और 5 का नाम 5 यहाँ पे -5 हो जाता है। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 250 हो जाता है, उसमें से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 245 हो जाएगा। इतने रुपए की किस्त आखिरी वाली वो देगा, 30वीं किस्त देगा। अब 245 यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल था, हल्का सा और थोड़ा सा मुश्किल में डालने वाला, ऐसा आप कह सकते हैं, हालांकि वो डाल नहीं पाया। 12वीं सवाल, बहुत ही आसान सा काम। 10 और 300 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भाग देने पर 3 शेषफल आती हैं? देखो, 10 से 300 के बीच की संख्याएं लेनी है, जिनको हमको 4 से भाग देना है, 3 शेष बचाएं, ठीक है। तो 10 के बाद 11 लेनी है, 11 को 4 से भाग देंगे कितना मिलेगा, 11 को हमने 4 से भाग दिया, 4 2 9 8, 11 में से 8 गया कितना बचेगा 3, यानी कि 11 अपनी वो संख्या है, ठीक है, 11 वो अपनी संख्या है। 11 के बाद 12 तो किसी को ज़रूरत में नहीं होगा, 12 4 से कट जाता है। 13 को जब 4 से काटेंगे तो एक शेषफल बचेगा 14, 14 का 4 तिहाई 12, 2 शेषफल बचेगा 15। देखो 4 तिहाई 12 और 5 में से 2 गया 3, यानी कि हमारा 3 शेषफल कब मिल रहा है 15 पे मिल रहा है, यानी कि अगला संख्या क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। और आप देख लो 4 4 ही जुड़ रहा है, और यहाँ पे 4 जोड़ देंगे, 12 4 19। अब 19 को भी ट्राई कर लो भैया, जब 19 को 4 से भाग करोगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, क्या बचेगा 3 बच रहा है ना, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं, जिसको 4 से भाग देने पे शेषफल कितना आता है 3 आएगा, तो यहाँ पे 4 4 बार बार जोड़ा जा रहा है, डॉट 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 लगाते हैं। 300 के बीच में लेना है, तो 300 से पहले वाले याद देख लेते हैं। देखो 300 को अगर 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 सते 28, 4 सते 28 बचा 2, 0 बढ़ा 4 5 20, पूरा निपट गया, ठीक है। तो इससे पहले 99 ले लेते हैं, मतलब 299 ले लेते हैं, जो कि 4 से काटेंगे, तो 4 सते 28 कितना बचा 1 9 जाता, और 4 चौके 16 कितना बचा 3 बच गया, 3 बच गया कितने पे 299 पे। तो लास्ट वाली संख्या क्या है कि 299 है। तो भैया आपको कैसे करना है, बस ऐसे ही
फाइंड करना है। ठीक है, आपकी एपी ऐसी ही निकालनी है। तो 11 हो गया, 15 हो गया, 19 हो गया, डॉट 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 हो गया, 299 हो गया, ये अंतिम पद हो गया। हमको यहाँ पे पता चल रहा है पहला पद 11 है, सर्वांतर की बात करेंगे 15 माइनस 11 बराबर 4 मिल रहा है। अंतिम पद ए एन की बात कर लेंगे। ठीक है, ए एन की बात कर लेंगे तो 299 दिखाई दे रहा है। ए एन जो फार्मूला होता है, हमको एन की वैल्यू कितने यहाँ पे पद हैं वही हमको निकालना है। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1, डी होता है एन की जगह 299 रख दो भैया, ए की जगह अपना 11 रख दो, प्लस एन माइनस 1, एन अपना निकालना है 1 माइनस डी, डी बराबर 4 हो गया। ठीक है, 11 को उधर भेज दो, घट जाएगा 299 माइनस 11 हो गया बराबर एन माइनस 1 इंटू 4 चल ही रहा है, घटा दो भैया। तो ये 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8 और 288 हो रहा है। ये 4 आके बटे में कर दो इसके, और यहाँ पे n माइनस 1 रहने दो। 4 सते 28, 4 तो नहीं है 8, 72 आ गया। एक इधर जाके जोड़ दो, n बराबर 72 1 73 हो गया। यानी कि कितने पद हो रहे हैं 73। कितनी संख्याएं होंगी 73। तो आंसर क्या होगा 73। तो आंसर कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 73। तो आपको समझ में आ गया कितनी संख्याएं होंगी। तो आपको ऐसे लिखना है, अतः 10 और 300 के बीच में ऐसी 73 संख्याएं हैं जो 4 से भाग देने पर 3 से शेषफल आए। ऐसा हिंदी में स्टेटमेंट अगर आप लिख पाते हैं तो बहुत अच्छी भयानक बात हो जाती है, और बस वाह की बात हो जाती है। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो मैंने बोल दिया, आप लिख लीजिएगा। तो 13 नंबर बात आ जाती है कि यदि 5,000 रुपये की राशि को 8% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की गणना की जाती है, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज समांतर श्रेणी में है, ये है मतलब ठीक है कि नहीं है। 30 वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज भी ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही प्यारी सी बात है भैया कि 5,000 रुपया आप जमा कर रहे हो और 8% वार्षिक दर लग रहा है, वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिल रहा है। तो इसको गणना करने पर जो आपको मिलता है, क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो आपने 5,000 जमा कर दिया, तो अभी 5,000 है। 1 साल के बाद, ठीक है, 30 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में आपके खाते में कितना हो जाएगा, 8 गुणित 1/100, ये समांतर साधारण ब्याज की तरह से लग रहा है। 8 पंच 40, 400 रुपये बन जा रहे हैं। तो 400 रुपये जो हो रहे हैं वो बन जा रहे हैं, 400 रुपये आपके जुड़ जाएंगे। तो पहले तो 5,000 आपने जमा किया, 1 साल बाद 5,400 हो गया, 5,400 हो गया। और अगले साल अगर आप देखेंगे तो 5,400 पे फिर से 8% का ब्याज लग जाएगा। और हम थोड़ा सा गुणा करके देखते हैं कि कितना हमको ब्याज मिल रहा है। तो 4 8 8 चौके 32। तो यहाँ पे मुझे लगा थोड़ी सी गलती है, पर हाँ सच में मैं गलत तरीके से लेके जा रहा था। ये जो 400 प्राप्त हुआ है, देखिए हमको केवल यहाँ पे ब्याज की गणना करनी है। तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की गणना कीजिए। पहले तो अभी रखा आपने, 1 साल बाद कितना मिल गया ब्याज, 400। अगले साल फिर क्या मिलेगा, 400 मिल जाएगा। हर साल ऐसे ही बढ़ता जाएगा 400। तो आपको जो एपी मिलने वाली है, देखिए अभी 1 साल के बाद 400 मिलेगा, दूसरे साल के बाद आपका कितना हो जाएगा, फिर 800 हो जाएगा, फिर कितना 8 4 1200 हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ता जाएगा, 30 सालों तक बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे अपना ब्याज क्या हो रहा है, समांतर श्रेणी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हाँ, हमारा ब्याज समांतर श्रेणी में है। हमने यहाँ पे जो लगाया था ये चक्रवृद्धि बढ़ा देगा, लेकिन हमें साधारण ब्याज के हिसाब से लेकर चलना है। तो इस समांतर श्रेणी में 30वां पद क्या होगा, तो आइए चलिए चेक करते हैं। देखिए पहला पद तो अपना 400 हो गया, ठीक है, और जो सर्वांतर हो रहा है वो भी 4 से हो जाएगा। और फिर अपने को यहाँ पे देखना है कि कितने साल तक ले जा रहे हैं, 30 सालों तक ले जा रहे हैं, n बराबर, और अंतिम पद निकालना है 30वें साल पे, यानी कि A30 निकालना है। तो हम an बराबर जानते ही हैं, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1, और d होता है तो a बराबर 400 हो गया, और प्लस n यानी कि 30 हो गया, माइनस 1 d यानी कि 400 हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये 400 ऐसे रखते हैं, प्लस 30, 4 का गुणा कराते हैं, 4 यहीं 1200 हो गया, और 3 12 हो गया, और 3 0 लग जाएंगे, और जब एक में गुणा कराएंगे तो माइनस 400 हो जाएगा। 400 कट जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, 1200 या फिर 12,000 रुपया। तो 30 साल के अंत में ब्याज का मिलेगा 12,000 रुपये। तो आपका जो आंसर होने वाला है, हाँ ये समांतर श्रेणी में है
और 30 साल के अंत में जो ब्याज होने वाला है 12,000, केवल ब्याज 12,000 होने वाला है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक टैक्सी किराया प्रति किलोमीटर 15 रुपये। तो प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये, अगले किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किराया 18 रुपये है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद कुल किराया कितना हो रहा है भैया? पहले किलोमीटर के लिए 15 मिला, फिर 18, फिर 18, फिर 18। समांतर श्रेणी में है या नहीं? तो भैया सीधी सीधी बात है, समांतर श्रेणी में नहीं दिखाई दे रहा है। क्या समांतर श्रेणी में नहीं है? हाँ बिल्कुल ये नहीं है। क्या यह कथन सत्य है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या यह कथन सत्य है? क्या यह समांतर श्रेणी में नहीं है? तो यहाँ पे जो मुख्य बात समझनी है कि वो ये है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद कुल किराया हो रहा है। तो ये सही तो है भाई। तो क्या यह कथन सत्य है? ये समांतर श्रेणी में नहीं है, मतलब खिचड़ी बना रहे हैं। तो भाई बात समझने को ये है कि ये जो दिया गया है ये समांतर श्रेणी में तो बिल्कुल है नहीं, ठीक है, ये तो नहीं है। लेकिन अगर हम यूँ कहें कि 1 किलोमीटर के बाद किराया कितना देना होगा? 15 रुपये। 2 किलोमीटर के बाद 15, 8 जोड़ दिया जाएगा, ठीक। 15, 8 कितना हो जाएगा? 8 5 13 3, 23 रुपये हो जाएगा। फिर 8 जोड़ देंगे तो 8 8 3 11, 31 रुपये हो जा रहा है। फिर 8 जोड़ेंगे तो 39 रुपये बन जाएगा। इस प्रकार जो प्राप्त होगा ये समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो प्राप्त होगा समांतर श्रेणी में होगा। तो यहाँ पे ये जो कथन दिया गया ये समांतर श्रेणी में तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नहीं है। क्या ये कथन सत्य है? हाँ बिल्कुल ये तो कह रहा है सत्य है। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रत्येक किलोमीटर के लिए बारी बारी से निकालते जाएंगे तो ये समांतर श्रेणी में होगा। और इसका कारण दीजिए। तो यहाँ पे इसका सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। इसका उत्तर आ रहा है नहीं। तो इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या होगा ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में ये डाल रहा है। हालांकि ये बस सोचने समझने की बात है, ज़्यादा आपको इस पर प्रेशर लेने की बात नहीं है। पीछे वाला जितना सब कुछ है उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर आप ध्यान ना दें तब पर भी काम चलेगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।